नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। अब तक आपने खबर सुन ली होगी कि सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो नई पेंशन योजना है, इस योजना की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये योजना पुरानी योजनाओं से किस तरह से डिफरेंट है, उस पर भी एक बार हम नजर डालेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। सबसे पहले एक बार देख लें कि वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के। खबर को देखने के बाद बेसिकली हम जो है यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उस स्कीम की विशेषताओं को देखेंगे कि स्कीम के फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा जो पहले वाली स्कीम थी नई न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसको क्यों लागू किया गया था। फिर इसी में हम ओपीएस पर भी बात कर लेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी बात कर लेंगे। यहीं पर एक और बात आती है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस क्या है, क्या जो है अंतर आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी हम एक बार देख लेंगे। और फिर अंत में जो है आपके लिए एक प्रश्न भी होने वाला है, जिस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार हम खबर पर नजर डाल लें कि आखिर यहाँ पर खबर में क्या बातें हुई हैं, किन चीजों पर डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहला डिस्कशन यही है कि सरकार द्वारा एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये जो योजना है, ये योजना आपका सरकारी कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड पेंशन की बात करती है, निश्चित पेंशन की बात करती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है यूपीएस में और एनपीएस में। एनपीएस में आपका अश्योर्ड पेंशन की बात नहीं की जाती है, जबकि यूपीएस जो है वो अश्योर्ड पेंशन की बात करता है। इसके अलावा ये जो योजना है, ये जो आपकी पूरी स्कीम है, अभी केवल केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए लागू होगी। कब से लागू होगी? ये योजना लागू होगी आपका 1 अप्रैल 2025 से, जैसा कि सरकार ने बताया है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने 2004 में आपका एनपीएस को चुना था, जो 2004 में जो लोग एनपीएस के तहत आए थे, उन लोगों को भी ये विकल्प दिया जाएगा कि वो लोग फ्यूचर में कौन सी स्कीम में रहना चाहते हैं, वो खुद चूज कर सकते हैं। और केंद्र सरकार का कहना है कि जो लोग यहां से एनपीएस से यूपीएस में आते हैं, ये तकरीबन आपका 99% लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो जो लोग भी आपका नई पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आएंगे, ये उनके लिए फायदे की बात होने वाली है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने यहां पर खबर पे बात की। अब यूपीएस की विशेषताओं पर बात करते हैं कि यूपीएस है क्या, क्या चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले यूपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये बेसिकली आपका निश्चित पेंशन की बात करती है, अश्योर्ड पेंशन की बात करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप जो है अपनी जो सर्विस देंगे, उस सर्विस के आधार पर आपकी जो पेंशन होगी वो पेंशन तय की जाएगी। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम जो थी, इससे पहले वाली जो स्कीम थी नई पेंशन स्कीम, उसमें ऐसा नहीं होता था। नई पेंशन स्कीम में बेसिकली आपकी जो पेंशन थी वो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती थी। लेकिन ये वाली जो स्कीम है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये मार्केट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि आपकी सैलरी और आपके टेन्योर पर डिपेंड करती है, यानी कि आपने सरकार को कितने साल की सेवाएं दी हैं। जैसा कि सरकार ने बताया है कि यहाँ पर जो न्यूनतम सर्विस है वो आपका 25 साल है। यानी कि अगर आप सरकार के तहत 25 साल की सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस में बेसिकली आपके अंत के जो 12 महीने थे, उन 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% हिस्सा आपको जो है पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, आप मान लीजिए रिटायर होते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी पर, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी थी और आप यहां पर रिटायर होते हैं। पिछले 1 महीने का अगर आप औसत, पिछले 12 महीने का अगर आप औसत निकालते हैं, तो आपका 1 लाख रुपए आता है। अब 1 लाख रुपए का 50% अमाउंट जो है वो आपको आपकी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा यहां पर आपको डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, जिसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि आपका जो महंगाई है उसको एडजस्ट किया जा सके। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि यहां पर अश्योर्ड पेंशन की बात की गई है। अगर आप 25 साल की सेवा देते हैं और जैसे जैसे आपकी सर्विस कम होती जाएगी, आपका जो परसेंटेज है 50% जो यहां पर है, वो भी कम होता जाएगा। जो न्यूनतम है वो आपका 10 साल का है, कम से कम आपको 10 साल की सर्विस देनी है। और 10 साल की सर्विस के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो न्यूनतम पेंशन है 10,000 रुपए। तो ये हमने अश्योर्ड पेंशन की बात की।
फिर यहाँ पर अश्योर्ड फैमिली पेंशन की भी बात की गई है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है और रिटायर होने के कुछ समय बाद वो पेंशन लेता है और फिर उसकी मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति के जो संबंधी हैं, जो सबसे निकट संबंधी हैं, उनको भी बेसिकली यहाँ पर जो है पेंशन का अमाउंट प्राप्त होगा। कितना अमाउंट प्राप्त होगा? तो जिस महीने उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे पिछले वाला जो महीना था, उसमें जितनी पेंशन उस व्यक्ति को मिल रही थी उसका 60% हिस्सा जो है वो यहां पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, प्लस डियरनेस अलाउंस को ऐड करके। यहीं आप अपने वापस एग्जाम्पल में अगर आए तो यहां पर हमने देखा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो अंतिम पेंशन थी वो 50,000 रुपए थी। अब इसमें से 50,000 रुपए प्राप्त करने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो अगले महीने जो पेंशन आएगी वो इस 50,000 का 60% आएगा। तो 50,000 का 60% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपए। तो उसके परिवार को मिलेगा 30,000 रुपए अमाउंट। तो ये बेसिकली यहां पर हमने देखा अश्योर्ड पेंशन की बात की गई है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात की गई है, फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की भी बात की गई है, यानी कि महंगाई को भी यहां पर एडजस्ट किया जाएगा। महंगाई को एडजस्ट किया जाएगा आपका अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर यहां पर महंगाई को एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि आपकी जो सैलरी जो 50% होगा वो आपका 50,000 रुपए है, और फिर उसमें आप डियरनेस अलाउंस भी ऐड कर देंगे। मान लीजिए 20,000 रुपए आपका डियरनेस अलाउंस आ जाता है, या फिर इससे भी कम आ जाता है, तो आप जो है इससे ज्यादा जो आपका 50% है उससे ज्यादा सैलरी आपको प्राप्त होगी, उससे ज्यादा पेंशन आपको प्राप्त होगी। फिर यहां पर एक लमसम पेमेंट की भी बात की गई है, और ये जो लमसम पेमेंट है ये ग्रेच्युटी के अलावा है। इस लमसम पेमेंट में क्या होगा? इसमें आपका सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें मासिक परिलब्धियां जो है, इसमें आपकी सैलरी शामिल है, आपका वेतन शामिल है, प्लस आपका डीए शामिल है। तो इन दोनों का जो 1/10 हिस्सा है वो जब आप रिटायर होंगे, उस रिटायर होने के समय आपको सरकार जो है एक बार में उसका भुगतान करेगी। तो ये ओवरऑल विशेषताओं की हमने बात की कि आपको क्या क्या विशेषताएं जो है वो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखने को मिलेंगी। अब एक बार एनपीएस की बात कर लेते हैं, न्यू पेंशन स्कीम की, और इसको लाया क्यों गया था उसको भी देखते हैं। तो नई पेंशन स्कीम को सरकार की ओर से 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था, और नई पेंशन स्कीम ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया था। तो एनपीएस ने ओपीएस को रिप्लेस किया था। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो कर्मचारी थे उनको पेंशन जो है वो उनकी अंतिम आहरित मूल्य वेतन का 50% तय किया गया था, यानी कि उनकी जो लास्ट सैलरी थी, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो थी, उसका 50% हिस्सा उनको जो है पेंशन के तौर पर दिया जाता था। इसके अलावा यहां पर आपका डियरनेस अलाउंस भी ऐड होता था, महंगाई भत्ता भी ऐड होता था। अब ओपीएस में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ओपीएस में जो फंडिंग होती थी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैसे आते थे, वो पैसे आपका पूरा राज्य और केंद्र सरकार के तहत आते थे। सारा पैसा आपका केंद्र और राज्य सरकार को देना पड़ता था, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकार पर जो दबाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जैसे अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा ये बताता है कि 1990 में केंद्र सरकार ने अपनी पेंशन पर जो खर्च किया था वो था आपका तकरीबन 3,272 करोड़ रुपए, और 2020 में जो खर्च किया था वो था आपका तकरीबन 1,90,886 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन आपका 58%, 58 गुना बढ़ोतरी, यहाँ पर 58 टाइम्स बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये तो केंद्र सरकार की बढ़ोतरी। राज्यों की अगर आप बात करें तो राज्यों के मामले में बढ़ोतरी और भी ज्यादा है, 125% की 125 गुना बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो अब केंद्र सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, और इसी को देखते हुए सरकारों की ओर से एक नई स्कीम की शुरुआत की गई जिसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस की शुरुआत की गई 2004 में, और इसमें 2 मूल विशेषताएं मौजूद थी। क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले यहां पर निश्चित पेंशन को समाप्त कर दिया गया। यहां पर क्या था? यहां पर आपका तय कर दिया गया था कि आपकी सैलरी का 50% आपको मिलेगा ही। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम को शेयर मार्केट से लिंक कर दिया गया। जो पैसा वहां पर जमा होता था उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था, और फिर उस इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव के आधार पर पेंशन तय होती थी। तो एक तो अश्योर्ड पेंशन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो बदलाव आया वो ये था कि कर्मचारी अपनी पेंशन को खुद फंड कर रहे थे। अब यहां पर सरकार जो है वो नई योजना लेकर के आई। इस योजना के तहत थोड़ा सा पैसा आपका कर्मचारियों से लिया गया और थोड़ा सा पैसा आपका केंद्र सरकार से लिया गया। कितना लिया गया? तो कर्मचारियों से उनकी सैलरी का 10% हिस्सा लिया गया, और केंद्र सरकार कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा दे रही थी। तो आधा पैसा आपका केंद्र सरकार से आया, थोड़ा सा पैसा आपका कर्मचारियों से आया। इस तरह से आपकी नई पेंशन स्कीम की शुरुआत हुई। ये उसकी कुछ संरचना थी। फिर इसको बाजार में निवेश, बाजार से अटैच कर दिया गया,
और बाजार के आधार पर पेंशन जो है निर्धारित होती थी। और इसी आधार पर लगातार नई पेंशन स्कीम की आलोचना हो रही थी कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली आपका जो पेंशनधारी हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है स्कीम की वजह से। एक तो उनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपनी सैलरी के हिस्से के तौर पर, और उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो बाजार पर निर्भर करती है। अगर बाजार नीचे जाता है तो उनकी पेंशन भी नीचे चली जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर मौजूद थी, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा अब यूपीएस की शुरुआत की गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, दोनों की कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। दोनों की जो अच्छी चीजें हैं वो आपका यूपीएस में शामिल की गई। इसी वजह से इसको यूनिफाइड कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर ओपीएस और एनपीएस दोनों को यूनिफाइड किया गया है। क्या क्या अच्छी चीजें ली गई हैं, तो ओपीएस से अगर आप देखेंगे तो अश्योर्ड पेमेंट यहां पर लिया गया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट यहां से लिया गया है, डियरनेस अलावेंस यहां से लिया गया है। और अगर आप एनपीएस की बात करें तो जो आपका कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन यहां से लिया गया है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका और है कि पहले क्या होता था कि आपका कर्मचारी 10% देते थे और केंद्र सरकार 14% देती थी। लेकिन अब यहां पर बदलाव यह आएगा कि कर्मचारी तो आपका 10% ही देंगे, लेकिन केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 8.5 या 18.5 या 18% के आसपास हो सकता है। तो ये आपका हुआ यूनिफाइड पेमेंट स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसके बारे में हमने बात की। अब अंत में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर देख लिया जाए ओपीएस और एनपीएस के बीच में और यूपीएस के बीच में। सबसे पहले पेंशन टाइप की बात करें तो यहां पर डिफाइंड बेनिफिट्स की बात की गई है ओपीएस में। एनपीएस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपको कितना देना है ये आपका तय रहता है। यूपीएस की अगर आप बात करें तो ये हाइब्रिड रहता है, यानी पर यहाँ पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी होता है, डिफाइंड बेनिफिट भी होता है और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी होता है। पेंशन कैलकुलेशन अगर आप देखें तो ये आपका ओपीएस जो था उसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% हुआ करता था। एनपीएस अगर आप देखें तो वो आपका मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करता था। और यूपीएस जो है वो पिछले 12 महीनों, जब आप रिटायर होते हैं तो पिछले 12 महीनों की सैलरी का एवरेज निकाल करके उसका 50% आपको दिया जाता है, दिया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत जो है 2025 से होने वाली है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ओपीएस में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। एनपीएस में 10% सैलरी ली जाती थी, यूपीएस में भी आपका 10% सैलरी ली जाएगी और केंद्र सरकार 18% देने वाली है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा कॉस्ट केंद्र सरकार उठाती थी। एनपीएस में 14% जो है सरकार देती थी, और यूपीएस में बेसिकली आपका 18% जो है सरकार अपनी तरफ से प्रदान करेगी। मिनिमम पेंशन अगर आप देखें तो मिनिमम सर्विस अगर आप देखें तो 10 साल की यहाँ पर है। नो मिनिमम टाइम पीरियड यहाँ पर था, कोई भी मिनिमम टाइम पीरियड नहीं था। यहाँ पर भी मिनिमम टाइम पीरियड 10 साल डिसाइड किया गया है। मिनिमम पेंशन भी अगर आप देखें तो भी आपको यहाँ पर 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन की भी यहाँ पर बात की गई है, तो ओपीएस में पूरी का पूरा अमाउंट मिल जाता था। अगर आप एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर भी पूरा अमाउंट मिल जाता था, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट पेंशन का 60% अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर डीए मिलता था, और अब डीए दोबारा मिलेगा, लेकिन एनपीएस में डीए नहीं मिलता था क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करता था। इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखें कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो 2004 से पहले लागू होती थी। नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम आपका 2004 के बाद 2004 से 2024 के बीच में लागू हुई, और अब 2024 के बाद 2025 से लेकर के आगे आने वाले समय तक आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने कुछ डिफरेंस थे जिन डिफरेंस पर बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना जो है यूपीएस, इसके संबंध में हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों को भी कवर करती है, और दूसरा कथन है कि ये योजना निश्चित पेंशन भुगतान का वादा नहीं करती है। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है या फिर सही है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपीएस के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।